तो हमने पढ़ा था कि फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनोल, यही पढ़ा था हमने शायद। फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। तो यहाँ पर हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में भी देखा था कि कौन ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक वैल्यू किसकी ज्यादा है और एसिडिक वैल्यू किसकी कम होती है। पिछली बार एक चीज हमारी छूट गई, एक चीज भी छूट गई हमारे, पूरा का पूरा एक चैप्टर छूट गया था, और वो चैप्टर कौन सा था? इक्विलिब्रियम। के ए वैल्यू के बारे में सुना है? कहाँ से सुना होगा जब इक्विलिब्रियम ही नहीं पढ़ा है। जो चीजें छूट जाती है वो फिर बहुत बुरे तरीके से छूट जाती है। के ए आपके पास होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। और पिछले 2018 के बाद इस चैप्टर में से इस के ए वैल्यू और पी के ए वैल्यू में से नीट जेई वगैरह में क्वेश्चन आ रहा है और ये कंटिन्यू आते जा रहा है? इस टॉपिक के ऊपर, के ए वैल्यू के ऊपर अच्छे से तो सीखोगे तुम इसको इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा काफी बड़ा टॉपिक है, बट थोड़ा सा मैं इसको आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। So dissociation constant of weak acid होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 × 10⁻⁻⁴। एक तरह से ये क्या है आपके पास, पीएच तो सबको पता है, पीएच के बारे में सबने सुना है। तो जो पीएच स्केल होती है वो कहाँ होती है? 0 to 14 होती है। 0 to 7 एसिडिक होता है, 7 to 14 आपके पास बेसिक होता है। तो एक्चुअली यहाँ से भी हम यही देखते हैं, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को देखते हैं के ए वैल्यू से। तो जितनी आपके पास, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ तक जाएगी? 10⁻⁻14 तक जाएगी। सिलेबस में आपके इतना ही है, आप एमएससी भी कर लो तो भी ज्यादा नहीं जाती है, वैसे जाती पर भी है, बट आपको याद कर रखना है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड की जो वैल्यू है वो 1 × 10⁻⁻⁴ तक जाएगी। अब आपके पास मान के चलिए एसिडिक एसिड है। एसिडिक एसिड कैसा है? एक वीक एसिड है। ये जब डिसोसिएट होगा आपके पास, ये कैसे डिसोसिएट होगा? H पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो आपके पास क्या रहेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये कुछ इसी तरीके से ये आपके पास डिसोसिएट होगा। अब मान के चलिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आया, इसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो Ka वैल्यू है वो आ गई मान के चलिए 1 × 10⁻⁻8। तो मुझे इसके बताओ इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा? मोल पर लीटर में इसकी यूनिट लेते हैं हम, क्योंकि वैल्यू कितनी है? 1 × 10⁻⁻14। इतनी वैल्यू इसकी आ गई, इस वाले हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये। तो हमें कहां तक वैल्यू कहां तक ले जानी है? -14 तक। -14 कैसे पहुंचेगा? जब -8 में -6 ऐड कर देंगे हम, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 1 × 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। इस तरीके से हम इसकी के ए वैल्यू निकाल देंगे। अब यहीं से हमें निकालनी पड़ती है आपके पास पी के ए वैल्यू। ये तो आपके पास आ गई के ए वैल्यू। एक की अगर आपके पास के ए वैल्यू आ गई तो दूसरे की के ए वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। और अगर हम बात करें पी के ए वैल्यू की तो वो होता है -log E ऑफ के ए। क्या होता है? मतलब नेगेटिव लॉगरिथम होता है के ए का।
आप pKa को pH भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, कंसीडर करना है, मानना नहीं है पूरी तरीके से। तो आप pKa को pH कंसीडर कर लो। आप निकाल क्या रहे हैं आप? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी निकाल रहे हैं आप? इसकी निकाल रहे हैं, वीक एसिड। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड आप किसकी निकालनी है? आपने इसकी H पॉजिटिव की निकालनी है ना आपने। तो Ka किसकी है कि H का निकालना है आपने, तो pH ही लिख लो ना सीधा, इसको कंसीडर कर रहा है। तो माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव आयन की हमें क्या निकालनी है? एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है कि भैया कितना एसिडिक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ पे H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है? तो pH की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस लॉग बेस की 1 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर। सॉल्व करना था लॉग नॉन मेडिकल वाले, नहीं पढ़ाया तुम्हारे को? आप पढ़ा। चलो जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बोल देता हूँ जिसकी जो वैल्यू आती है, ये वाला जो पावर होती है, ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। अब -6 और माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो pH की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट वो कैसे कितनी आएगी? वो 6 आ जाएगी वैल्यू। बात क्लियर है आपके पास? तो ये आपके पास pH की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। तो ये कैसा है? एसिडिक है, बट कैसा है? मोर एसिडिक है, लीस्ट एसिडिक है, वीक एसिड है। अगर ये वैल्यू उल्टी होती, मान के चलिए इसकी वैल्यू -6 होती, इसकी वैल्यू -8 होती, तो और ज्यादा वीक एसिड हो जाता। हालांकि 7 से ऊपर बेसिक नेचर बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसमें एसिडिक नेचर पूरा खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता ना। आपके पास जो pH स्केल होती है वो इस तरीके से pH स्केल होती है कि आपके पास होता है 7 पर न्यूट्रल, ये 0 की तरफ ये जा रहा है, ये 14 की तरफ जा रहा है। तो आपके पास स्केल में कुछ ऐसा बनाया होता है, कुछ इस तरीके से ऐसे। ये क्या है? ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? यहाँ पे बढ़ रही है। एसिड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और बेस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मतलब बेसिक स्ट्रेंथ तो यहाँ पर भी है ना, बेशक एसिडिक ज्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ पर यहाँ पर है कम है, और बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर भी होगी लेकिन बहुत कम हो जाएगी। एसिडिक यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। वहां पे ये इधर देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ अभी भी तो है यहाँ पे, बेशक कम हो रही है, बेशक आपकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ी है, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ भी रहेगी। तो इसलिए अगर आपके पास ये वैल्यू 8 भी आती है तो ये क्या हो जाएगा? और ज्यादा वीक एसिड हो जाता है। बात क्लियर हुई यहां तक? नेक्स्ट है हमारे पास एस्टरिफिकेशन। अब ये है जो रिएक्शन आपसे बोर्ड में पूछी जाएगी। AR मतलब एरोमेटिक, R मतलब कोई एल्काइल ग्रुप। आपके पास क्या है? कोई अल्कोहल है, ठीक है, या तो अल्कोहल एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हो सकता है या आपके एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हो सकता है। इसकी रिएक्शन मैंने कराई CH3COOH, एसिटिक एसिड के साथ मैंने इसकी रिएक्शन कराई। अब इस रिएक्शन में क्या होगा? आपके पास जब भी एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन होती है तो ये कैसी है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है आपके पास। कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब आगे जाएगी तो पीछे भी आ सकती है। तो आपको क्या करना है? यहां से क्या जाएगा? यहां से आपके पास H बाहर जाएगा, यहां से OH बाहर निकल जाएगा। क्लियर है बात? जब ये टूटेगा आपके पास, आपको पता है यहाँ पे क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज जाएगा। अब जब ये बाहर जाएगा यहाँ से OH, आपको पता है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है?
ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये वाला H पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, ये O H नेगेटिव बन के बाहर निकलेगा, ये इसको पकड़ लेगा तो बाहर क्या आ गया, H2O, ये तो बाहर चला गया। यहाँ क्या बच गया, एरोमेटिक हो सकता है या कोई एल्काइल चेन हो सकती है। इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना ये। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या अटैक करेगा, ये वाला कार्बन पॉजिटिव, ये वाला इस ऑक्सीजन की तरफ आएगा, तो यहाँ पे C के ऊपर क्या O, इस पर क्या CH3, यही बना रिएक्शन में, यही बनेगा ना रिएक्शन में। अब मैंने क्या बोला, ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली इस पानी को बाहर निकालना पड़ेगा, इमीडिएटली रिमूव, ताकि रिएक्शन कैसी बैकवर्ड ना जाए। बना एस्टर, एस्टर ही है ना ये, ROR, यही होता ना एस्टर। तो इधर R है, ये भी तो एल्काइल चेन है ना, इधर ये भी R है। वैसे ही ये किसके साथ हो सकती है, एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी ये रिएक्शन हो सकती है। अगर मैं ये रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ करूं, ये क्या है, इथेनोइक एनहाइड्राइड है आपके पास। यहां पर भी रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है, करके बताओ जरा ये रिएक्शन। अब यहां देखिए, ऊपर वाले में मैंने क्या निकाला, यहां से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, तो यहां से भी बाहर क्या निकलेगा, H पॉजिटिव बन के ये बाहर निकलेगा। इसको देखिए, इथेनोइक एनहाइड्राइड को देखिए, ये वाला ऑक्सीजन क्या है, ये सेंटर में है आपके पास, ये वाला ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या कर सकता है आपके पास, इस कार्बन से भी बॉन्ड तोड़ सकता है, इस वाले कार्बन से भी बॉन्ड तोड़ सकता है, किसी से भी तोड़ दो ना जाए वो। इसने इस वाले से बॉन्ड तोड़ दिया, ये कैसे टूटेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, मैं इसको तोड़ के लिख रहा हूं, CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ऐसे है ना। नीचे को क्या है, CH3C नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव, ऐसे ही टूटेगा ना ये, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसे टूटेगा ना ये आपके पास। अब देखिए ये वाला जो H है, अब यहां पर देखिए इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये हाइड्रोजन क्या है, H पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, तो कहां जाएगा, यहां जाएगा। क्लियर है बात, ये हाइड्रोजन कहां जा रहा है, यहां पे चला गया, और ये वाला जो C है अपना पॉजिटिव लेके, अपना रोना रोक के कहां आएगा, इस ऑक्सीजन के पास आएगा। अब क्या बन गया, ये AR एज इट इज या R, अब बीच में क्या है O तो एज इट इज, यहां पे क्या लगा, C डबल बॉन्ड O, ये वाला, साथ में क्या CH3, दूसरा क्या इसके साथ, ये CH3C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या आया H, इसको लिख दो CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया एसिटिक एसिड। अब रिएक्शन रिवर्सिबल ना आए, जैसे यहाँ पे पानी को जल्दी बाहर निकाल दिया, इसको भी अर्जेंटली रिमूव कर दो। अब समझ आया, पता चला कुछ, ये है सैलिसिलिक एसिड।
और जल्दी से मेरे को इसका IUPAC नेम भी बताओ। इसका नाम और इस रिएक्शन को करोगे। पहले देखिए नाम, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, तो ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा। कौन सी पोजीशन पे आ गया, 2 हाइड्रोक्सी। अब क्या रहेगा, ये बेंजीनोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर ओइक एसिड लगा है, बेंजीनोइक एसिड। अब हमने क्या करनी, इसकी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है अगेन वैसे ही जैसे हमने पिछले वाला किया था। ये हो गया CH3, जब ऐसे टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से जब टूटेगा तो ये H पॉजिटिव आ जाएगा और नेगेटिव बच जाएगा। तो ये तो एज इट इज रहेगा आपके पास। अब यहाँ पे O के साथ क्या जुड़ गया, ये C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या है CH3 प्लस, बाहर क्या जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ O साथ में आ गया H, और इसको क्या करना है, रिमूव कर देना है आपने तुरंत ही, ताकि ये जो रिएक्शन है वो वापस ना जाए। और ये जो आपके पास चीज बनी यहाँ पर, ये वाली, ये आपके पास बन गई मेडिसिन, दैट इज एस्पिरिन। एस्पिरिन, एस्पिरिन से दो चीजें आपको बनती है, एक है डिस्प्रिन, एक इकोस्प्रिन। पता होगा आपको इकोस्प्रिन और डिस्प्रिन। डिस्प्रिन क्या है, सिर्फ दवाई काम आती है, दूसरी ब्लड थिनर का काम करती है। और जो ये एस्पिरिन है, ये किसके लिए बनती है, पेन किलर की तरह भी यूज की जाती है और फीवर के लिए भी यूज की जाती है। तो ऐसे बनती है मेडिसिन। अब देखो केमिस्ट्री के कितने फायदे हैं, सारे के सारे फायदे तो यहाँ केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के ऊपर रहने लगे। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। अभी तक हमने जो क्लीवेज पढ़ी वो O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा था। अब हमें जो बॉन्ड टूटेगा वो C और OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा। मतलब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। पहली चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है कि जो फिनोल है वो ये रिएक्शन शो नहीं करता है। सो फिनोल डू नॉट शो दिस रिएक्शन। क्यों नहीं करेगा, बताओ जरा कोई। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, फिनोल इस टाइप की रिएक्शन शो नहीं करेगा, बट कभी कभी, बट समटाइम्स क्या होता है, ये जिंक की प्रेजेंस में ये रिएक्शन शो कर देता है, ठीक है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक सच रिएक्शंस आर पॉसिबल। अब करेगा क्यों नहीं फिनोल, क्योंकि फिनोल का आपको पता है फिनोल क्या करता है, रेजोनेंस करता है। ये होता है ना फिनोल आपके पास, हाँ जी, ये आपके पास है फिनोल। अब बॉन्ड कौन सा टूटेगा, C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा। लेकिन जब क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर जब पार्शियल डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो आपको पता है कि जो आपका बॉन्ड है वो तो घूमते रहता है, ऐसे घूमते रहेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, और जब डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं तो ये OH बाहर नहीं निकलेगा। तो इसीलिए ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होती है, बट इन केस जिंक की प्रेजेंस में कभी कभी हो जाती है। तो हमें क्या देखना है कि हमें अभी फिनोल के साथ रिएक्शन नहीं करनी है। तो सबसे पहले है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड।
रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ की हमने? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। और यहाँ पे जो ये जो X है HCl हो सकता है, Br हो सकता है। रीजन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि Cl और Br क्यों होता है। आयोडीन इसलिए नहीं होता क्योंकि साइज में बहुत बड़ा है, फ्लोरीन इसलिए नहीं होता क्योंकि चिपकू है। तो ये क्या बना के देगा आपको? आपको पता है मैंने क्या बताया? R क्या है? एलिफैटिक चेन, मतलब कार्बन की कोई चेन होगी। बाहर क्या निकला? पूरा का पूरा OH बाहर चला जाएगा। तो R के साथ क्या जाएगा? X जुड़ जाएगा और यहां से OH गया, यहां से H निकल गया तो H2O, पानी बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल गया? पानी बाहर निकल गया। इसके लिए हम पहले करेंगे लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट लुकास टेस्ट क्यों करते हैं हम? इस पे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और हर हाल में आते हैं। 3 सीरीज है तो तीनों सीरीज में एक एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत इजी हो गया। क्योंकि जो लुकास टेस्ट करते हैं ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। क्योंकि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल तीनों को आइडेंटिफाई करना होता है, इसीलिए ये पूछा जाता है। पहली है आपके पास, ये है OH। आपने जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में एक्चुअली जो लुकास टेस्ट होता है उसमें आपको लुकास रिएजेंट डालना पड़ता है, और लुकास रिएजेंट होता है जिंक क्लोराइड प्लस HCl। ये क्या होता है? लुकास रिएजेंट। अब आपको देखिए आ गया ना यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड HCl। अब ये आपके पास है प्राइमरी वाला, ठीक है, प्राइमरी वाला अल्कोहल है आपके पास। तो आपके पास ये बना के क्या देगा? RHH, यहाँ आ गया Cl और H2O तो बाहर जाएगा। सेकेंडरी वाले में क्या होगा? RC, यहाँ पे R' होगा, यहाँ H होगा और यहाँ पे OH होगा। यहाँ पर भी आपको लुकास रिएजेंट करना है, ये लिखेंगे आप जिंक क्लोराइड प्लस HCl। आपके पास यहाँ भी बनेगा RC, R', यहाँ पर H, यहाँ पे Cl प्लस H2O यहाँ पर बाहर चला जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास है टर्शरी वाला, यहाँ लिख रहा हूँ मैं RCRR, इधर OH प्लस यहाँ पर भी लुकास रिएजेंट आपने ऐड करना है। तो आपके पास RCRR, यहाँ Cl प्लस H2O बाहर चला जाएगा। आपको पता है ये तीनों के तीनों क्या बन गए? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की आपने क्या देखी? रिएक्शन तो देखी, लेकिन मैंने बोला कि डिफरेंशिएट करेगा या आइडेंटिफाई करेगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को। क्योंकि जब आपके पास सॉल्यूशन है, चलो जब तो आपके पास लिखा हुआ है तब तो आप पहचान रहे हो ना कि ये प्राइमरी है, ये वाला आपके पास सेकेंडरी है और ये वाला आपके पास टर्शरी है। लेकिन सॉल्यूशन में कैसे पहचानोगे? अल्कोहल तो अल्कोहल है कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। जब आपके पास प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन होगी, ये प्राइमरी हैलाइड बनेगा आपके पास, अल्काइल हैलाइड बनेगा, तो यहाँ पे कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी, नो टर्बिडिटी अपनी। टर्बिडिटी समझते हो? यानी कि जब आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो उसमें कुछ एक गंदगी सी, जैसे मिट्टी डाल दिया आपने, ठीक है,
जब आप प्राइमरी की इक्वेशन करोगे तो वो एज इट इज सॉल्यूशन बनाएगा आगे, उसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब आप सेकेंडरी की करोगे तो टर्बिडिटी अपीयर आफ्टर सम टाइम, 2-3 मिनट के बाद, आफ्टर 5 मिनट्स भी बोल सकते हो आप, टर्बिडिटी अपीयर। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या आ गई, टर्बिडिटी आ गई, पता चल गया ना कि सेकेंडरी है। और जो टर्शियरी है, इंस्टेंट टर्बिडिटी अपीयर। तो आज के लिए काफी है।